चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय पूल भंडार में भंडारण क्षमता में 97 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की गई है। हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इस तरह कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं की गई। ये स्कीम विगत में वित्त संसाधनों की कमी से ग्रस्त रही है। वर्ष 2012-13 और 13-14 में आवंटन केवल 8,885 करोड़ और 9,805 करोड़ रुपए था। हमने पिछले 2 वर्षों में आवंटन काफी बढ़ाया है और अब 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। This is only 60% of the cost ये कुल bear करेंगे। Together with the state share, totally about और राज्यों के हिस्से में 16-17 में 27,000 करोड़ इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य 2021 के बजाय अब 2019 किया जाए और 2.23 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बाकी 65,000 पात्र बस्तियों को जोड़ दिया जाए। तदनुसार निर्माण की प्रगति जो 2011-14 के दौरान औसत 73.4 किलोमीटर की तुलना में इस समय प्रतिदिन 100 किलोमीटर है, उसे काफी हद तक बढ़ाया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों की सहायता करने के लिए सरकार ने अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत सहायता के मानदंडों में संशोधन किए हैं। किसानों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 16-17 में कृषि ऋण के लिए लक्ष्य अब का सबसे अधिक 9 लाख करोड़ रुपए होगा। किसानों पर ऋण अदायगी के भार को कम करने के लिए बजट अनुमान 2016-17 में ब्याज सहायता के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने अति महती और अग्रणी स्कीम अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनुमोदन किया है। इस स्कीम के कारगर कार्यान्वयन के लिए मैंने बजट 2016-17 में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ देश भर के किसानों को मिले। आप चाहे तो बैठकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए 2016-17 के 3 पहल हमने की हैं। पहला, शेष राज्यों को विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ऑनलाइन अधिप्राप्ति प्रणाली शुरू की जाएगी। इससे वास्तविक अधिप्राप्ति के पूर्व पंजीकरण और मॉनिटरिंग के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सुविधा होगी। तीसरा, दालों की खरीद के लिए कारगर प्रबंध किए गए हैं। किसान अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए अन्य संबंध कार्यकलाप भी करते हैं। किसानों के लिए डेयरी उद्योग को अधिक लाभदायक बनाने के लिए 4 नई परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। पहला, पशुधन संजीवनी, जो पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसमें पशु स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान है, जिसको नकुल स्वास्थ्य पत्र कहा जाएगा। दूसरा, एक उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी। तीसरा, ई पशुधन हॉट का सृजन, जो ब्रीडर और किसानों को परस्पर जोड़ने के लिए एक ई मार्केटिंग पोर्टल है। और चौथा, देसी प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन आने वाले कुछ वर्षों में 8,050 करोड़ की लागत से किया जाएगा। शहद के उत्पादन में महत्तर वृद्धि हो रही है, जो वर्ष 2013-14 के 18 से 20 किलोग्राम प्रति बॉक्स प्रति वर्ष के औसत से बढ़कर वर्ष 2015-16 तक 25 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति बॉक्स हो गई है। देश में शहद का कुल उत्पादन 14-15 के 76,150 मीट्रिक टन से बढ़कर 86,500 मीट्रिक टन हो गया है। अब 90% घरेलू शहद का निर्यात किया जा रहा है। अब आता हूं ग्रामीण क्षेत्रों पर। कृषि के बाद अब मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को 2.87 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये पिछले 5 वर्षों की अवधि की तुलना में 228% की महत्तर वृद्धि है। इस निधि के मौजूदा आवंटन से प्रति ग्राम पंचायत औसतन 80 लाख रुपए से अधिक और प्रति शहरी स्थानीय निकाय 21 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी।
ये अधिक आवंटन गांवों एवं शहरों का कायाकल्प कर सकते हैं। इसे कार्य रूप देने के लिए पंचायती राज राज्यों के साथ कार्य करेगा और दिशा निर्देश तैयार करेगा। सूखा और ग्रामीण आपदा वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों के प्रत्येक ब्लॉक को दीन दयाल अंत्योदय मिशन के तहत एक विशिष्ट ब्लॉक के रूप में लिया जाएगा। बहुविध आजीविका के प्रोत्साहन के लिए स्वयं सहायता समूह के गठन की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मनरेगा के तहत क्लस्टर सुविधा टीमों का गठन किया जाएगा जो जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को सुनिश्चित करेंगी। इन जिलों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष 2016-17 में मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। अध्यक्ष महोदया, ये जो धनराशि है ये अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि खर्च की गई है मनरेगा के अंतर्गत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन, जिसका शुभारंभ हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, के तहत 300 ग्रामीण शहरी क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। ये क्लस्टर किसानों के लिए अवसंरचनाएं, सुविधाएं और बाजार पहुंच सुलभ कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास केंद्रों का परिपोषण करेंगे। ये युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे। 1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार कुल 18,542 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2015 को राष्ट्र को किए गए अपने संबोधन में यह घोषणा की थी कि शेष गांवों का विद्युतीकरण 1000 दिनों में कर लिया जाएगा। 23 फरवरी 2016 तक 5,542 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मेरे विचार से विद्युत मंत्रालय बधाई के पात्र है इसके लिए। ये पिछले वर्षों में हासिल की गई कुल उपलब्धियों से भी अधिक है। सरकार 1 मई 2018 तक 100% गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीमों हेतु 8,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ भारत मिशन विशेषकर ग्रामीण भारत में स्वच्छता और सफाई की स्थिति सुधारने का भारत का सबसे बड़ा अभियान है। यह विषय राष्ट्रपिता के हृदय के करीब था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार संसद में स्वच्छता पर एक व्यापक बहस हुई। यह लगभग प्रत्येक परिवार में चर्चा का विषय बना। हमने स्वच्छता के संबंध में शहरी क्षेत्रों के श्रेणीकरण की शुरुआत की है, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों और शहरों के बीच एक रचनात्मक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9,000 करोड़ रुपए की इस बार व्यवस्था की गई है। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए उन गांवों को पुरस्कृत करने हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम से प्राथमिकता प्राप्त आवंटन किया जाएगा, जो खुले में सोच करने की समस्या से मुक्त हो चुके हैं। हमने अपनी आबादी से और अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है। हमें भारत के ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना होगा। 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12 करोड़ परिवारों के पास कंप्यूटर नहीं है और इन परिवारों में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो डिजिटल दृष्टि से साक्षर हो। हम डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 2 स्कीमें पहले ही अनुमोदित कर चुके हैं। ये स्कीम है राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा। अब हम ग्रामीण भारत हेतु एक नई डिजिटल साक्षरता मिशन स्कीम आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें अगले 3 वर्षों के भीतर लगभग 6 करोड़ और परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम का ब्यौरा अलग से दिया जाएगा। विवाद मुक्त स्वामित्व बनाने के लिए भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत नवीकृत किया गया है और इसे 1 अप्रैल 2016 से केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।
इस नवीकृत कार्यक्रम से एक समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार होगी। इस परियोजना 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्थानों को अभिशासन क्षमता विकसित करनी होगी ताकि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इसलिए एक नई पुनर्संरचित स्कीम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए वर्ष 2016-17 में 655 करोड़ रुपए रखे गए हैं। समग्र ग्रामीण विकास के लिए मैंने वर्ष 2016-17 के बजट में 87,765 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मैं अब बैठ के पढ़ूं। अब मैं आता हूं सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य देखरेख सहित। जब स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि भारत के पुनर्निर्माण के लिए हम क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था जब तक भारत की जनता एक बार फिर से शिक्षित नहीं होती, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, उनकी देखभाल नहीं की जा सकती, तब तक उसके लिए राजनीति के कोई मायने नहीं है। मैं अब सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अपने प्रस्तावों की मुख्य बातें प्रस्तुत करता हूं। हमारे देश में रसोई गैस के सिलेंडरों को उच्च मध्य वर्ग की विलासिता की वस्तु माना जाता है। धीरे धीरे ये मध्यम वर्ग तक फैल गई, लेकिन गरीबों के लिए रसोई गैस सुलभ नहीं है। भारतीय महिलाओं को भोजन बनाते समय धुएं के अभिशाप का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार रसोई घर में आग जलाना 1 घंटे में 400 सिगरेट जलाने के बराबर है। इस स्थिति में सुधार लाने का अब समय आ गया है। हमने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए एक विशाल मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। मैंने इन एलपीजी कनेक्शनों को मुहैया कराने के लिए आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसमें 16-17 में लगभग 1 करोड़ 50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ होगा। ये स्कीम कम से कम 2 वर्ष तक जारी रहेगी ताकि इसके तहत कुल 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके। इससे देश भर में रसोई गैस की सर्वसुलभ कवरेज सुनिश्चित होगी। इस उपाय से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। इससे भोजन बनाने की मेहनत और उससे लगने वाला समय भी कम होगा। इससे रसोई गैस की आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। मैं इस अवसर पर 75 लाख मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी। उनका यह कार्य देश के लिए गर्व का विषय है। गंभीर बीमारियां अप्रत्याशित और बड़े खर्च का अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो प्रतिवर्ष लाखों परिवारों को गरीबी रेखा में ले जाता है। परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भारी असर डालती है और उनकी आर्थिक सुरक्षा की बुनियाद हिला देती है। ऐसे परिवारों की मदद के लिए सरकार एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना शुरू करेगी, जिसमें प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी के 60 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 रुपए का एक अतिरिक्त टॉप अप पैकेज भी दिया जाएगा। किफायती कीमतों पर स्तरीय औषधियां बनाना एक मुख्य चुनौती हमारे लिए रहा है। हम जेनेरिक औषधियों की आपूर्ति को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान 3000 स्टोर खोले जाएंगे। भारत में प्रतिवर्ष गुर्दे की बीमारी के अंतिम चरण पर पहुंच चुके 2.2 लाख नए रोगियों की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 3.4 करोड़ डायलिसिस स्तरों की अतिरिक्त मांग बढ़ गई है। भारत में लगभग 4,950 डायलिसिस केंद्र हैं, जो मुख्यतः निजी क्षेत्र और प्रमुख शहरों में हैं। इस वजह से केवल आधी मांग की ही पूर्ति होती है। प्रत्येक डायलिसिस सत्र के लिए लगभग 2000 रुपए का खर्च आता है, जो प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए से अधिक बैठता है। इसके अलावा अधिकतर परिवारों को डायलिसिस सेवाओं के लिए अक्सर लंबी दूरी तय करके कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिनसे यात्राओं पर भारी खर्च होता है और मजदूरी की हानि होती है। इस स्थिति का समाधान करने के लिए मैं राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम की शुरुआत करने का प्रस्ताव करता हूं। सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के
तहत सरकारी निजी भागीदारी मोड के जरिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी लागत को कम करने के लिए मैं डायलिसिस उपकरणों के कुछ हिस्से पुर्जों पर बुनियादी सीमा, उत्पाद शुल्क, सीवीडी और एसईडी की छूट का भी प्रस्ताव करता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी सफल व्यावसायिक उद्यम शुरू करने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाकर बड़ी आशा जगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने का आह्वान किया है ताकि वे नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकें। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को मंजूरी दी है। इस परियोजनार्थ 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। ये स्कीम प्रत्येक श्रेणी के एक उद्यमी के लिए प्रतिवर्ष प्रति बैंक शाखा कम से कम ऐसी 2 परियोजनाओं को मदद देगी। इस स्कीम से लगभग 2.5 लाख उद्यमी लाभान्वित होंगे। हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं। यह वर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का वर्ष होना चाहिए। हमने उद्यमिता परितंत्र निर्मित करने के संबंध में दलित भारत वाणिज्य और उद्योग मंडल के साथ विस्तृत चर्चा की। उद्योग संघों के साथ भागीदारी करके सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव है। ये केंद्र उन ऐसे उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराया जाएगा ताकि केंद्र सरकार की अधिप्राप्ति नीति 2012 के अंतर्गत दायित्व पूरे किए जा सकें।